आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यानी गांव किस प्रकार खुशहाल था और शहर किस प्रकार समृद्धि की ओर बढ़ा, किस तरीके से वहाँ पे समृद्धि थी, क्या कारण था, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करें। देखिए, लोहे के औजार और खेती की बात अगर हम सबसे पहले करें तो हमने ये पढ़ा था कि 3000 साल पहले उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ऐसा हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले, ये हमने अध्याय 5 में ही पढ़ा था। और अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के कारण जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल बहुत अच्छे हुए, उपयोगी हुए, जिसके कारण कृषि के विकास में नए औजार और उपाय महत्वपूर्ण कदम थे। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए ये कुछ अन्य कदमों में से सबसे पहला कदम थे सिंचाई। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। सिंचाई से क्या हुआ, तो उसके लिए एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चार्ट दिया हुआ है और इसमें ये 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इस 4 पॉइंट को इसमें लगाने हैं। तो ज़रा देखिए, एक सीरीज बन जाएगी। तो पहला है पॉइंट, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए क्या चाहिए? धन। तो धन कैसे इकट्ठे होते थे? तो वे किसानों से कर लेते हैं और किसानों को अगर कर देना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसे कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, यहाँ पे 3 नंबर। अब फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि ये कैसे होगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो सिंचाई से ही संभव था। और सिंचाई संभव है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने परिश्रम किया, लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया और उससे क्या हुआ? कृषि का उत्पादन बढ़ा। इससे राजस्व यानी कि राज को इकट्ठा होने वाला कर भी बढ़ा और इससे क्या हुआ? किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, यानी कि अब ये निश्चित होने लगा कितना उत्पादन होगा। अब गांवों की अगर बात करें तो गांव में मुख्य रूप से उत्तरी हिस्सों में और दक्षिणी हिस्सों में 3 तरह के लोग रहते थे। अगर दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो 3 तरह के लोग थे। एक थे बड़े भूस्वामी, दूसरे थे हलवाहे और तीसरे थे भूमिहीन मजदूर। तो जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें वेलल्ला कहा जाता था, हलवाहों को उड़नार कहते थे और जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास, केडीसीआर और आदिमई कहते थे। उत्तरी भाग की बात करें अगर देश के उत्तरी हिस्से में, गांव का जो प्रधान होता था उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब होता है जो एक, जैसे बेटा है तो बेटे के बाद उनका पोता बनेगा, फिर उसके बाद उनका बेटा बनेगा, इस तरीके से। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि जिसके पास एक तरीके से कह सकते हो कि जो बड़ा जमींदार होता था वो इस पद पे रहता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम उन्हीं को सौंप देते थे। किन्हें? बड़े भूस्वामी को, जिन्हें ग्राम भोजक कहा जाता है। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, यानी कि रोजी रोटी चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी
होते थे। अब आगे देखते हैं कि जो सबसे पुरानी प्राचीनतम ये सबसे पुरानी तमिल रचनाएं हैं वो क्या है। तो सबसे पुरानी अगर तमिल भाषा की रचनाओं की बात करें तो उन्हें संगम साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई, तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं मदुरई के बारे में। यहाँ पे ये देखिए दक्षिण भारत में यह है मदुरई, यहीं पे संगम साहित्य की रचनाएं होती थी, यानी कि तमिल भाषा के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके यहाँ पे सभाएं लगाए जाते थे और वहाँ पे कई बड़े बड़े दक्षिण भारत के साहित्यों की रचना यहीं पर की गई थी। तो आइए अब आगे देखिए उसके आगे की घटना क्या थी। अब देखिए यहाँ कि कवियों का सम्मेलन हुआ। कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कहाँ? मदुरई में। अभी जो हमने मानचित्र में देखा है, गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि अभी जो हमने ये पढ़ा है ये वाला, ये देखिए उड़वार, वेलला, केडिसियर, अधिमई, ये सब संगम साहित्य में इनका उल्लेख किया गया है। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। जातकों के बारे में सुना होगा। जातक ऐसी कहानियों का संग्रह है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संग्रहित की गई है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो आइए देखते हैं ये कहानी क्या थी। कि ये दिया हुआ है कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले, यानी कि भोजन का जो भोजनालय जिसको आजकल हम लोग रेस्टोरेंट या होटल कहते हैं, तो उनकी बिल्ली के लिए वो चूहा बेच दिया एक सिक्के में। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरीके से वह युवक धनी हुआ। अब इसमें हमने ये देखा कि इसमें एक भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट है, उसको चूहा बेचता है, यानी कि कह सकते हो कि भोजनालय का संरक्षक है, माली है, और उसके व्यापारी है, घास काटने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने ये विभिन्न तरह के काम देखे। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों तथा प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। ये देखिए,
इसी में से एक मूर्ति कला का नमूना यहाँ पे है। ये सांची, जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, उसकी मूर्ति कला का ये नमूना है। अध्याय 6 में जो जिन शहरों का वर्णन किया गया है उनमें से अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो परकोटे यानी कि बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे होते थे। ऊपर के चित्र में जरा देखिए, ये चित्र हैं, इन्हें वलाई कूप कहते हैं। वलाई कूप, ये वलाई कूप गुसलखाने यानी बाथरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। प्रायः ये वलाई कूप लोगों के घरों में होते थे, यानी कि अक्सर घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। यानी कि कच्ची मिट्टी छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पुरातत्वविद यानी कि पुराने अवशेषों के अध्ययन करने वाले को इनके बारे में पता चल जाए। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। अब देखिए, ये उसी में से एक भरूच शहर में गया था। सबसे पहले मानचित्र में हम देखते हैं भरूच शहर को, और फिर उसके बाद हम उनके द्वारा लिखे गए इन विवरण को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और यहाँ देखिए, ये अभी वर्तमान ये गुजरात का हिस्सा है, इसी में ये भरूच है, और इसी के लिए उन्होंने विवरण लिखा है। इसको उन्होंने वहाँ संबोधित किया है बेरुगाचा। तो आइए देखते हैं बेरुगाचा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। आइए देखते हैं भरूच यानी कि बेरीगाजा के बारे में उन्होंने क्या लिखा। बेरीगाजा की अगर बात करें यानी भरूच की, तो बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा जो ट्रेंड यानी कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे हैं वही जहाज़ यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आयात होता था और कुछ चीज़ों का निर्यात। आयात मतलब जो चीज़ें बाहर से आती हैं उन्हें आयात करना कहते हैं, और जो चीज़ें हमारे यहाँ से दूसरी जगह जाती है उसे निर्यात कहते हैं। जैसे बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। और हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर और सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब अगर बात करें सिक्के की, तो सिक्के हमने अभी पृष्ठ 90 पर देखा था कहानी में कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के का मतलब होता है कि किसी भी धातु पर आहत यानी चोट करके जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। यानी कि चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत यानी कि चोट करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। ये आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। अब विनिमय के अन्य आधार थे। वस्तु विनिमय का भी कहीं कहीं प्रमाण मिलता है, उसके बारे में ये कविता दिया हुआ है कि संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता देखिए कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के और सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अब आगे देखिए नगर के बारे में हम जानते हैं। नगर क्या था? अनेक गतिविधियों का केंद्र था। अब फिर से हम सबसे पहले मानचित्र 7 में मथुरा को देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे।
अब ये देखिए, यहाँ है मथुरा। मथुरा के उत्तर में ये थानेसर है, पूरब में कन्नौज है। ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है मथुरा। और यहाँ से बहुत सारे व्यापार होते थे। और कौन कौन से व्यापार होते थे, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है ये। कौन सा? मथुरा, जिसको हमने देखा मानचित्र में, थानेश्वर के दक्षिण में स्थित है। महत्वपूर्ण जगह रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, उनमें अनेक मंदिर थे और इस समय भी मथुरा में अनेक मंदिर हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अभी भी कृष्ण भक्ति का बहुत ही बड़ा केंद्र है। मथुरा को श्री कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर के टुकड़ों। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिया जाने वाला दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब आइए देखते हैं आगे शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। शिल्प मतलब जो कारीगरी की जाती है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। इन शिल्पों में मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं। इनमें एक खास चमक होती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि हमें अलग अलग ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होता था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अब देखिए, शिल्पकार और व्यापारी ने अपने अपने संघ बनाए जिन्हें इन्होंने श्रेणी नाम दिया। शिल्पकारों की श्रेणियों का कुछ महत्वपूर्ण काम था, जैसे प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों के श्रेणियों का काम था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे उससे मिले लाभ या का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और आदि धार्मिक संस्थानों को वो लाभ का पैसा दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उसके बारे में है, जिसके बारे में अभी हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। अर्थशास्त्र का उल्लेख हुआ था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धावैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना देना चाहिए। यानी कि जितना अच्छा इनका काम है, जितनी गुणवत्तापूर्ण काम है, उनके अनुसार इन्हें पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं।
वे औरतें जो कारखाने जा सकती हैं वे उन्हें अपना कच्चा माल कारखाने तक तड़के यानी कि सवेरे ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना यानी कि उसके मेहनत के काम के बदले में कुछ ना कुछ मिलता था। इस समय माल को सुबह क्यों, जल्दी क्यों? क्योंकि इस समय माल को अच्छी तरीके से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक जो निरीक्षण करने वाले हैं, जो माल के का निरीक्षण करते हैं, सूत इत्यादि का निरीक्षण करते हैं, वो अगर औरत की तरफ देखता है तो उसके लिए भी सज़ा निर्धारित थी। या इधर उधर की बातें करता है यानी कि काम की बातों की बजाय इधर उधर की अगर बातें करता है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माने देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इतना कठोर नियम था। अब यहाँ पे अरिकामेडू का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम मानचित्र 7 में अरिकामेडू का अवलोकन करते हैं। तो आइए देखें। यहाँ ये देखिए, यह है, यहाँ ये देखिए अरिकामेडू, यहाँ अरिकामेडू आपको दिख रहा होगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण हम किस तरीके से, यहाँ पे कौन कौन से गतिविधियाँ की जाती थी, क्रियाकलाप किए जाते थे। अब यहाँ पे अभी हमने मानचित्र में देखा अरिकामेडू को, जो कि पुदुचेरी में है इस समय। अब अगले पृष्ठ पर रोम के बारे में दी गई जानकारी को हम एक बार पढ़ते हैं। ये देखिए, अब आगे हम इसमें रोम के बारे में पढ़े हैं, उससे पहले देख लेते कि आखिर रोम है कहाँ। मानचित्र में पृष्ठ संख्या 84 पर यहाँ ये देखिए, ये जितना भी आप देख रहे होंगे ये नीले रंग का भाग है, ये पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और इसमें यह है रोम, जो कि रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अब उसको देखते हैं। रोम की अगर बात करें तो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे हुए थे, यानी कि गंगा के मैदान के आसपास जो शहर बसे थे उसी के समकालीन ये एक शहर है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था जिसे रोमन साम्राज्य कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल यानी कि एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु जिसको एक्वाडस्ट, ये देखिए, ये एक्वाडस्ट जिसको आजकल हम लोग बैराज कहते हैं, एक्वाडस्ट है ये। अब आगे अगर हम देखें के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू का एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं
जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये वही बनाए जाते थे। जहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। यहाँ रोमन लैंप, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं, यह है मिट्टी के बर्तन जिस पे अभिलेख किया गया है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, यानी कि अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अध्याय 10 के बारे में, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।